इस पार्ट में हम E1 और E2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। E1 E2 रिएक्शन बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन के दो टाइप हैं और ये टाइप इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। E2 रिएक्शंस ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बेसिकली डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर और बेस या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर, जबकि E1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। बेसिकली इन रिएक्शंस में मैकेनिज्म में दो टाइप के स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका आयोनाइजेशन, दूसरा होता है डीप्रोटीनेशन। आयोनाइजेशन रिएक्शंस में बेसिकली कार्ब कैटाइंस फॉर्मेशन होता है और दूसरा डीप्रोटीनेशन ऑफ कार्बोकैटाइंस होता है। इस तरीके से ये रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है। E2 रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, और इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि E1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशंस पे। इस पार्ट में हम E1 E2 रिएक्शंस के कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया, E1 एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, डिपेंड करता है केवल सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, जबकि E2 रिएक्शन बायमोलिकुलर रिएक्शन है और डिपेंड करता है सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड और बेस के कंसंट्रेशन पे। अब इसमें हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी में यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो थर्ड एल्काइल हैलाइड यानी टर्सरी एल्काइल हैलाइड की है, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और सबसे लीस्ट जो स्टेबल है वो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जबकि इसमें E2 या बायोमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म में इस तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इसमें हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की। तो इसमें चूंकि कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बेस का, इसलिए इसमें किसी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि E2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ बेस पे, तो इसमें डायरेक्टली रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। जैसे कि आपको मालूम है स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म कैसे होती है, तो E1 रिएक्शन में किसी भी तरीके की स्टीरियो केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो स्टेप होता है वो सिंगल स्टेप होता है, ठीक है। जबकि इसमें बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, और इसमें डीप्रोटीनेशंस और आपके कार्बोकैटाइंस के फॉर्मेशन होती हैं, इसलिए इसमें हमको लिविंग ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है कौन सा ग्रुप रिमूव हो रहा है, इसलिए इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। में हम रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटेल स्टडी करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में E1 और E2 रिएक्शंस में बेसिकली क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आपको मालूम है एलिमिनेशन रिएक्शन जब होती है जबकि एल्काइल हैलाइड से एल्कीन फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया डिहाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या एथेनॉल के द्वारा। तो इसी में E1 और E2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है, जैसे कि आपको इस पार्ट में दिख रहा है कि E1 रिएक्शंस में आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिंगल स्टेप है डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इसमें आपको दिख रहा है कि effect of nucleotides
इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स प्रोसेस हो रहा है, और इस प्रोसेस होने के कारण से जो E1 मैकेनिज्म हो रही है उससे डायरेक्ट एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि E2 में हमको मालूम है एक इंटरमीडिएट स्टेप आ रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, जिसमें कि जो आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल है एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, उस ट्रांजिशन से फिर न्यूक्लियोफाइल के रिमूवल से एल्कीन फॉर्मेशन होता है। जबकि E1 मैकेनिज्म में इस तरीके से कोई फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल है वो अपना इफेक्ट करते हुए डायरेक्ट एल्कीन फॉर्मेशन करता है। इस पार्ट में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एलिमिनेशन रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है वो है सबस्ट्रेट। जैसे कि हमको पता है कि E1 और E2 रिएक्शंस की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बेसिकली डिपेंड करती है सबस्ट्रेट पर। E1 यूनिमोलिकुलर सबस्ट्रेट है, जबकि E2 बाइमोलिकुलर सबस्ट्रेट रिएक्शन है। तो डायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करती है E1 और E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को। सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है बेस। बेस बेसिकली E1 रिएक्शन में या E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई भी बेस का अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ही एज ए बेस काम करता है। जबकि E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में बेस डायरेक्ट इफेक्ट करता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का बेसिकली जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप जैसे OH ग्रुप के आ जाने से ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो ट्रांसफर होती है E2 से E1 रिएक्शन मैकेनिज्म पे। जबकि इसके बाद में जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है, जैसे जैसे पोलैरिटी एनहांस होती है, जैसे जैसे पोलैरिटी एनहांस होती है वैसे वैसे ये जो रिएक्शन है वो E1 मैकेनिज्म की तरफ फॉरवर्ड होती है।